जाते हैं। आज हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल को समझते हैं। ये यहाँ पर यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है? ये दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला होगा नेफ्रॉन, जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। इस नेफ्रॉन को हम किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलेंगे। और ये नेफ्रॉन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक बोलते हैं मैल्फिजियन कार्पसेल्स, दूसरा जो हुआ करता है उसको बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। मैल्फिजियन कार्पसेल्स को रीनल कार्पसेल भी बोलते हैं। जबकि रीनल ट्यूब्यूल में जो पार्ट आते हैं वो पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, दूसरा हेनेले लूप, तीसरा डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। जो मैल्फिजियन कार्पसेल्स होता है, ये कार्पसेल्स से आप मिला लोगे तो मैल्फिजियन कार्पसेल्स या रीनल कार्पसेल्स, रीनल यहाँ भी टर्म यूज हुआ है ट्यूब्यूल के लिए। अब आ जाते हैं, इसके दो पार्ट हुआ करते हैं। पहले को बोला करते हैं ग्लोमेरुलस, दूसरे को बोला करते हैं बाउमेंस कैप्सूल। ये जो ग्लोमेरुलस होती है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी होती है। टफ्ट ऑफ कैपिलरी का मतलब एक गुच्छा या एक ग्रुप है कैपिलरी का, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फिल्ट्रेशन में मदद करता है। कैसे करता है अभी देखेंगे, लेकिन एक बार हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं छोटा सा। यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है पूरा नेफ्रॉन का, और यहाँ पर एक कैपिलरी आएगी जिसको बोलेंगे हम लोग एफरेंट आर्ट्रियोल। वो बाद में निकल करके हो जाएगी इफरेंट आर्ट्रियोल। इसको बोलेंगे एफरेंट आर्ट्रियोल, इसको बोलेंगे इफरेंट आर्ट्रियोल। अब यहाँ पर जो ये एक गुच्छा बनाएगा, टफ्ट बनाएगा, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ये होगा ग्लोमेरुलस। और जो कप लाइक स्ट्रक्चर ये आया है इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल। ये रीजन जो है इसको बोलते हैं पीसीटी। कन्वोल्यूशन पाए जाते हैं इसलिए उसको बोला जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। ये होता है हेनेले लूप, ये होता है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल। ये जो रीजन हुआ करता है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट। एक बात पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इतना जो पार्ट हुआ करता है ये कॉर्टेक्स में हुआ करता है,
नीचे वाला जो पार्ट हुआ करता है वो मेडुला में हुआ करता है। तो यहाँ पर एक बात सीखनी है, वो ये है कि जिनको याद नहीं रहता वो ट्रिक की तरह यूज करेंगे, मा मेल्फिगियन कार्पसेल्स। देखिए मेल्फिगियन टिब्यूल भी हमने यूज किया था, तो वहाँ पर भी हमने माँ को टर्म यूज करके वहाँ पर बताया था कि इंसेक्ट में स्कीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। यहाँ पर कार्पसेल्स है, वहाँ पर टिब्यूल था। तो यहाँ पर माँ और माँ के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, यानी कि एक गर्ल जीएल, एक बॉय बॉमेंस कैप्सूल। यानी कि इसके 2 पार्ट हुए, यानी कि दोनों को मिलाकर, यानी कि अगर इन दोनों के पार्ट को मिलाकर बोलें तो इसको बोलते हैं मेल्फिगियन कार्पसेल्स। अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ऊपर जो टप टॉप कैपिलरी होगी उसको बोला जाएगा ग्लोमेरुलस, यानी कि गर्ल, उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा लेडीज़ फर्स्ट जैसे, और नीचे क्या हो जाएगा बॉमेंस कैप्सूल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम लोग मेल्फिगियन कार्पसेल्स पढ़ेंगे, इसके बाद रीनल ट्यूब्यूल में कैसे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होगा उसको पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। इसको बोला जाएगा पूरा कप लाइक स्ट्रक्चर जो हमने अभी बताया था, जिसको बोला गया था बॉमेंस कैप्सूल। और अब इसमें आएंगी एक कैपिलरी और इस तरह से एक टप्ट बना करके निकल जाएंगे। इसको यहाँ पर बोला जाएगा एफरेंट आर्टियोल। और ये जो हुआ करता है ए ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। लास्ट में जो जाके जाएगी जिसका डायमीटर कम होगा, इसको बोलेंगे हम लोग इफरेंट आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल ये आगे जाकर बनाएगी फार्म वासा रेक्टा। ये हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कैसे काम करेगा। ये ज़्यादा वॉल्यूम पहुंचाएगा इस ग्लोमेरुलस में, यानी कि एरिया ज़्यादा होगा, यहाँ पर निकलने के लिए एरिया कम होगा। ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, बर्नौली थ्योरम जिसको बोलते हैं। और बर्नौली थ्योरम के हिसाब से हम लोग देखेंगे शुरू में आने वाला वॉल्यूम ज़्यादा और जाने वाला कम, तो इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा जो फिल्ट्रेशन में मदद कराएगा। अब आ जाते हैं, इसको समझते हैं। ये जो ग्लोमेरुलस है, और ये इसको क्या बोलेंगे, इसको लिख देते हैं हम लोग। ये जो रीजन आया इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस, और इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग बॉमेंस कैप्सूल। इन दोनों को मिला करके अभी हमने बोला था मेल्फिगियन कार्पसल। अब यहाँ पर इत्मीनान से एक बात को ये समझना है कि जितनी भी कैपिलरी होती हैं या जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी जो एपिथीलियम होती है उसको बोलते हैं इंडोथीलियम। तो ये जो पार्ट है ये आ रहा है रेड वाला, इसको हम बोलेंगे इंडोथीलियम। क्या बोलेंगे इसको? इंडोथीलियम।
एपिथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। फिर इसके बाद यहाँ पर जो बाउमेंस कैप्सूल है उसकी एपिथीलियम इसके जस्ट ऊपर लगी रहेगी, ऐसे करके ये इस तरह से लगी होंगी। ये इसी तरह शेप में होती हैं, अरेंज होती हैं। तो हम पूरा नहीं बना रहे, बस ऐसे आपको समझना होगा। ये कुछ इसका अरेंजमेंट होता है और ये अरेंजमेंट ही इंट्रिकेट मैनर में होता है। एनसीईआरटी ने इसको दिया है। तो ये जो सेल्स आई हैं जिनको बोला जाता है पोडोसाइट, पोडोसाइट ये फिल्ट्रेशन के लिए एक पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो बन रहा है बीच में, इसको बोलते हैं क्या, फिल्ट्रेशन शिफ्ट। यानी कि ये फॉर्म करेगी फिल्ट्रेशन स्लिट्स। अब ये नाम भी इसकी वजह से पड़ा है, पोडो मतलब पैर, साइट मतलब सेल, वो सेल जिसके पैर की वजह से फिल्ट्रेशन सीट का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा पोडोसाइट। और दूसरा, ये जो बाउमेंस कैप्सूल होती है इसकी क्या होती है, ये एपिथीलियम होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एपिथीलियम ऑफ बाउमेंस कैप्सूल। एक तो ये बात हो गई, ये दिख यहाँ से रहा, लेकिन इसकी एपिथीलियम को हम लोग दिखा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा बड़ा किया है जिससे ये समझ में आ जाए। फिर ये क्या करता है, पोडोसाइट क्या करता है, एक अंदर जो है एक लेयर का फॉर्मेशन करता है। ये अंदर सिक्रीट करता है एक लेयर, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं बेसमेंट लेयर या बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये ऐसे पूरी की पूरी बेसमेंट ऐसे चलती है ये। और एक तीसरी जो आ गई है इसको बोल देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये किसके द्वारा फॉर्म होगी, पोडोसाइट के द्वारा। ठीक है, अब ये तीनों मिलकर के क्या करेंगी, आने वाले ब्लड को फिल्टर करेंगी। मेन काम फिल्ट्रेशन का यहाँ पर होता है पोडोसाइट के द्वारा। और पोडोसाइट किसका पार्ट हुआ करता है, बाउमेंस कैप्सूल। इसलिए यहाँ पर एक बात ये पहले हम बता दें कि जो इंडोथीलियम हुआ करती है ये भी एक लेयर का फॉर्मेशन करती है, एक स्लिट का फॉर्मेशन करती है। इसको बोलते हैं फेनेस्ट्री या पोर। यहाँ पर फेनेस्ट्री जो इंडोथीलियम में ब्लड वेसल की होती है, ये थोड़ा दूसरे ब्लड वेसल से डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो परमेबिलिटी है वो दूसरी ब्लड वेसल के कंपेयर में यहाँ पर ज़्यादा होती है। खैर ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो यहाँ से ब्लड क्या करेगा, फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलस से कहाँ पर आएगा, बाउमेंस कैप्सूल की तरफ आएगा। तो ये फेनेस्ट्री या एंडोथीलियम से WBC भी क्रॉस हो सकती है, कुछ प्रोटीन्स भी क्रॉस हो सकती हैं। तो उसके लिए एक ये पोडोसाइट के द्वारा फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनाए गए। ये क्या करता है, सबको क्रॉस करा देगा, लेकिन कैन नॉट क्रॉस प्रोटीन जो RBC WBC इन सब चीज़ों को क्रॉस नहीं करा पाता। लेकिन क्रॉस किसको कराता है,
कैन क्रॉस साल्ट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, यूरिया है, ऐसी चीज़ों को ये क्रॉस करा देता है। कहने का मतलब ये है जो यहाँ फिल्टर होके आगे आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यानी कि जो फिल्ट्रेट होके आएगा उसमें क्या नहीं होगा, तो प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, उसमें साल्ट, ग्लूकोज और अमीनो एसिड। अब एक कन्फ्यूजन होता है प्रोटीन का जो कि बायोमॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड जो कि एक बेसिक यूनिट है, यानी कि अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाती है, लेकिन अमीनो एसिड क्रॉस कर जाएगी, फिल्ट्रेशन में आ जाएगी, लेकिन प्रोटीन क्रॉस नहीं कर पाएगी। किससे? पोडोसाइट या फिल्ट्रेशन स्लिट। ये एनसीईआरटी ने इसका यूज किया है, इसका यूज नहीं किया है, तो हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये ग्लोमेरुलस जो होता है वो फिल्ट्रेट करके जो आता है उसको बोल देते हैं GFR, जो फिल्ट्रेशन रेट होता है उसको बोल देते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जो हुआ करता है इसको हम लोग आके चेक करते हैं, तो ये क्या करा करता है 125 ml पर मिनट हुआ करता है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 180 यानी 180 लीटर पर डे हुआ करता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और हमें याद रखनी होगी, जो एफरेंट आर्ट्रियोल फिल्टर होने के लिए आता है वो कहते हैं ईच किडनी पे 1100 से 1200 ml पर मिनट आता है। ये कहाँ पर आता है? फार फिल्टर। कहाँ से आएगा? एफरेंट आर्ट्रियोल से। अब इसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या दिया है, इतना तो ठीक है पर मिनट, लेकिन उन्होंने बोला है 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट, यानी कि 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट का मतलब जो कार्डियक आउटपुट हुआ करता है वो 5000 से आगे होता है। तो इसका मतलब 5000 से ऊपर होने का मतलब हो गया कि अगर 1 करते हैं तो 1000 के ऊपर, यानी कितना हो गया 1100 to 1200 ml पर मिनट। अच्छा, कार्डियक आउटपुट होता क्या है? जो कार्डियक आउटपुट हुआ करता है यहाँ बता देते हैं, ये कार्डियक जो आउटपुट हुआ करता है वो हमारा 75 × 70, अगर ये हमारा हार्ट का जो बीटिंग रेट है वो 75 पर मिनट होता है, और एक जो स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? जब हार्ट पंप करता है तो ईच वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है एक बीट में वो 70 ml होता है। तो हमें एक वेंट्रिकल की बात करनी है तो 70 ml, और 75 बीट ये ml में हो गया, 75 बीट पर मिनट, ये क्या है? बीट पर मिनट ऐसे बोला जाता है इसको। इसको हम लोग अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है ये किसके बराबर आ जाती है? 5000 के बराबर लगभग आ जाती है ml, यानी 5 लीटर इसको बोल सकते हैं। खैर, तो ये यहाँ पर ये कितने के बराबर आ गया ये थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर केवल कैलकुलेशन करके ये टोटल कैलकुलेशन के बाद ये कितना आ गया? 5000 ml। अब देखते हैं यहाँ पर ये 1/5 का मतलब ये होता है कि 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट। अगर 1/5 ना ऑप्शन में दिया हो तो हमें 20% ऑफ द कार्डियक आउटपुट भी देखना होगा, कि 20% का मतलब ही होता है कि 1/5। अब हम लोग क्या करते हैं, कार्डियक आउटपुट को डायरेक्ट नहीं एनसीईआरटी लिखा है, उसने बोला है कि 1 मिनट में, है ना, टोटल ब्लड रिमूव बाय वेंट्रिकल या ईच वेंट्रिकल, रिमूव बाय
ईच वेंट्रिकल बोलेंगे, ईच वेंट्रिकल पर मिनट, 1 मिनट में, तो उसी को कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया। तो इस तरह से ये चीज़ का सारा जो हमें डाटा है, इस चीज़ का सारा डाटा है, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आएगा तो इतना ब्लड, ये ब्लड यहाँ की बात करता है, फिर फिल्टर होने के बाद इतना हमें मिलता है, ठीक है ना, 125 ml पर मिनट, यानी इतना होता है। फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी कि जो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के बाद जो ब्लड हमारे शरीर से निकलता है यूरिन फॉर्म करके, वो केवल 180 लीटर पर डे में से केवल 1.5 लीटर पर डे निकलता है। तो इसका हम लोग कह सकते हैं जो इसका जो फिल्टर हुआ उससे यूरिन कितना बना, 1.5 लीटर पर डे। ये 3 डाटा हैं जो हमें याद रखने हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं पूरा, कैसे एब्जॉर्प्शन, कहाँ पर एब्जॉर्प्शन, कितने एब्जॉर्प्शन, एक्टिव पैसिव, सारी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर हम लोग तो अब आ जाते हैं नेफ्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेफ्रॉन के बारे में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं इन ईच किडनी, इन ईच किडनी, ये ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर को ठीक से ड्रा करते हैं। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा ये जो स्ट्रक्चर है, ये हेनरी लूप का हो गया, ये हेनरी लूप हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डीसीटी हो गया, ये हेनले लूप हो गया, इसको बता देते हैं ये हेनले लूप। ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं पीसीटी। ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। और अभी हमने बताया था कि जो ये यहाँ पर ब्लड कैपिलरी आएगी, यानी कि जो रीनल आर्टरी का जो पार्ट होगी, और यहाँ से फिर ब्लड फिल्टर करने के बाद यहाँ से इफरेंट एट्रियोल के रूप में बाहर निकलेगी, और ये भी वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करेगी। इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे सिक्रीशन होता है, कैसे काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि जो पीसीटी हुआ करता है, यहाँ पर 70 to 80%, ये हम यहाँ लिख रहे हैं 70 to 80% वाटर क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ये कि उसका बाहर की तरफ आ जाना। तो हम लोग ऐसे लिख दें इसको कि ये बाहर की तरफ आ करके इस तरह से रीएब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको बोलते हैं वाटर की रीजॉर्प्शन। और कैसे होगा, बाय डिफ्यूज़न, बाय डिफ्यूज़न। कभी भी वाटर एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, वो सिंपल डिफ्यूजन करेगा, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे ट्रांसपोर्ट की, तो एक हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज। पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, यहाँ पर जो साल्ट हुआ करते हैं,
वो 60 से 65% के आसपास रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं, जबकि ग्लूकोज अमीनो एसिड 100% एब्जॉर्ब होते हैं। बस डायबिटिक कंडीशन ना हो, उसका केस अलग है, उसको यहाँ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड होते हैं 100% एब्जॉर्ब होते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों होते हैं साल्ट अमीनो एसिड, ये इनका एब्जॉर्प्शन होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा ना बोलें, ये साल्ट को थोड़ा सा अलग रखें, यानी सोडियम जो होगा, सोडियम को ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। इस सोडियम को ऐसा लिख दें Na+, ये भी साल्ट है तो 60 to 65% रीअब्जॉर्ब होगा। ये यहाँ पर रीअब्जॉर्ब आप लगा सकते हो, रीअब्जॉर्ब होगा। और ये तीनों यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। ये किस तरह से रीअब्जॉर्ब होते हैं, इसको समझने के लिए आपको एक वीडियो है जो हमने डाला था मिनरल एब्जॉर्प्शन का, उसको देखना पड़ेगा। उसमें हमने कुछ ऐसा समझाया था कि ये जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू जाएंगे। जब एक तरफ सोडियम जा रहा होता है तो दूसरे तरफ या तो ग्लूकोज या फिर अमीनो एसिड ये क्या करेगा, साथ में ट्रांसपोर्ट होता है। को ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने बताया था इसमें, यानी कि को ट्रांसपोर्ट होंगे और यहाँ पर एटीपी का यूज होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ फिर से चलेगी जैसा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो खैर अभी हम लोग इतना याद करेंगे इसको। ये यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया। इसके बाद पीसीटी का काम एक चीज़ और होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम यहाँ पर होगा। यहाँ पर छोटी छोटी विलाई, माइक्रोविलाई पाए जाएंगे, खासकर माइक्रोविलाई बोलना ठीक है। यहाँ पर जो माइक्रोविलाई होती हैं वो क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, वो तो अपने आप बढ़ाएंगी, जो सरफेस एरिया बढ़ा रही तो रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगी ही, यानी कि हेल्प करेंगी। यहाँ पर एक बात ध्यान देना है, जो माइक्रोविलाई जहाँ जहाँ हमारे शरीर में पाए जाते हैं, दो जगह पाए जाएंगे। एक होगा जब इंटेस्टाइन में हमारे, एक होगा जब ये पीसीटी रीजन में सरफेस एरिया बढ़ाएंगे। एक सीलिया हुआ करता है, सीलिया ये क्या करा करता है, ये मूवमेंट के लिए हुआ करता है। मूवमेंट का मतलब हो गया कि जैसे अगर ओवा का मूवमेंट कराना है तो फैलोपियन ट्यूब में, और अगर ट्रैकिया या विंड पाइप में अगर फूड पार्टिकल पहुंच गए तो फूड पार्टिकल को ऊपर ट्रांसपोर्ट कराएगा, कहाँ पर, ट्रैकिया या विंड पाइप में या रिस्पिरेटरी पैसेज में। तो इस तरह से ये सीलिया वहाँ पाए जाते हैं। एक हमारे शरीर में फ्लैजिला पाया जाएगा, तो पूछा जाए कहाँ पाया जाएगा, तो हमें बताना है मेल में। अब मेल के कहाँ, स्पर्म में। ठीक है, तो इस तरह से सीलिया, फ्लैजिला, तो ये मूवमेंट के लिए होता है, ना तो सरफेस एरिया बढ़ाएगा और ना तो ये रीअब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। केवल किसके लिए, मूवमेंट, पार्टिकल के मूवमेंट के लिए होगा, और ये किसके लिए होगा, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए होता है।
तो इस तरह से हम लोग इसको देख लिए। माइक्रोबिलाई कहाँ पाया जाएगा, इंटेस्टाइन में, वो भी हमने बताया था जेजुनल रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, और साथ में यहाँ पर पीसीटी रीजन में पाया जाएगा। तो ये आप नोट कर लेना इसको ठीक से। आ जाते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। यहाँ पर ये जो हेनले लूप होती है, अब जो फिल्टर है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, डिसेंड, और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, असेंड करेगा। तो ये जो इसको हेनले लूप का कौन सा पार्ट बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। और इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। ये क्या करता है, ये परमिएबल होता है वाटर के लिए। ये किसके लिए होता है, परमिएबल होता है, लेकिन इनपरमिएबल होता है फॉर NaCl या साल्ट के लिए। इसके जस्ट अपोजिट सिचुएशन कुछ यहां पर होती है। ये क्या करता है, यहां पर ये NaCl यहां भी क्रॉस करेगा, और NaCl थोड़ा सा, अब इसको हटा देते हैं, आप असेंडिंग है समझ गए होंगे। तो ये क्या हो गया, एक NaCl यहां भी क्रॉस करेगा, लेकिन ये इम्परमिएबल होगा, इम्परमिएबल होगा किसके लिए, वाटर के लिए। जस्ट अपोजिट है, यानी कि पहले जीवन में पानी जरूरी है, तो इसलिए पानी एब्जॉर्ब होगा, बाद में फिर साल्ट अपना लेते रहो। तो इस तरह से आप याद रखना है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब ये वाटर है तो वाटर का डिफ्यूजन, यानी कि जो रीअब्जॉर्प्शन है वो डिफ्यूजन के द्वारा होगा। हमने बोला है कि पूरे बॉडी में कहीं पर भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कुछ भी होगा तो डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन होगा, यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पर NaCl के बारे में हमेशा ध्यान रखना है। ये जो NaCl है हमेशा किसके एक्टिव होगा, तो इसका मतलब NaCl को निकालने के लिए, अच्छा ये जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एक नया मैकेनिज्म यहाँ काम करता है। यहाँ पर क्या करता है, सोडियम 1 पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल पाए जाते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, बस इतना याद करना है कि जो NaCl का ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर, रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पर तो पैसिव होता है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, अभी कुछ दिन में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, पहले हमें रटना है। फिर इसके बाद ये जो होता है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, और कलेक्टिंग डक्ट का जो पार्ट हुआ करता है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये जो दो रीअब्जॉर्प्शन, आ जाते हैं हम लोग, कंटिन्यू शुरू करते हैं। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो कलेक्टिंग डक्ट है और DCT रीजन है, ये करता क्या है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है ना, थ्रू ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। जब बॉडी में ज़्यादा कमी होगी वाटर की तो ADH निकलेगा और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, वो भी कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव का मतलब जब जरूरत होती है। अगर इसको बोला जाए ये वाला कैसा होगा, तो ये ऑब्लिगेट हुआ करता है। ऑब्लिगेट का मतलब 100% होगा ही होगा, वो कंडीशनल होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं, थोड़ी सी बातों को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स हमने बताया था कि ये इतना जो पार्ट हुआ करता है ये कॉर्टेक्स में आता है, ऊपर का कॉर्टेक्स और नीचे मेडुला। ये जो ऊपर की तरफ हुआ करता है वो इम्परमिएबल हुआ करता है, इम्परमिएबल फॉर यूरिया, जबकि नीचे वाला जो पार्ट हुआ करता है डीप मेडुलरी रीजन जो होता है उसको बोलते हैं कि ये परमिएबल होता है
अभी देखते हैं क्या फायदा होता है इससे। जब तक हम लोग थोड़ा देखते हैं सिक्रीशन के बारे में। सिक्रीशन का मतलब हो गया एक्रीट आउट होने वाला। सिक्रीशन एक्रीट यानी कि इस फिल्ट्रेट के थ्रू जाएगा और यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा। उनमें से ज़्यादातर होता है H+, दूसरा होता है K+, और तीसरा होता है यूरिया। एक जगह से तो यहाँ होगा, दूसरी जगह जो सिक्रीशन हुआ करता है वो ये जगह होता है K+, H+ और यूरिया। यहाँ पर जब सिक्रीशन बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्रीशन किसका होता है H+ और K+। यूरिया यहाँ पर रिवर्स कंडीशन पे ज़्यादातर जाती है, क्योंकि उसको यहाँ की जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है वहाँ की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना होता है। कैसे मेंटेन करती है तो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सिक्रीशन, इसको क्या बोलेंगे, ये सिक्रीशन। ये यहाँ पर 3 जगह सिक्रीशन हो रहा है, ये ध्यान रखना है, और कहीं नहीं होगा, 3 जगह सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन होता किसके लिए है? एक तो पहली बात पीएच बैलेंस के लिए, या इसी को बोल सकते हैं एसिड बेस बैलेंस के लिए। तो इन 2 चीजों के लिए हम लोग 3 जगह सिक्रीशन कराते हैं। तो हमने एक्टिव पैसिव पढ़ लिया और सिक्रीशन पढ़ लिया, परमिबिलिटी इम्परमिबिलिटी पढ़ लिया। अब और माइक्रोबिलाई को समझ लिया यहाँ पर। अब हम लोग को डिस्कस क्या करना है, किन चीज़ों पे करना है। पहली बात कि हेनरी लूप में ऐसा सिस्टम क्या होता है कि ये हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का काम करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म की तरह काम करता है, और फिर यहाँ से वासा रेक्टर जो आएगी वो काम क्या करेगी, उसको सीखते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग चलो फिर से बना देते हैं। ये यहाँ पर इस तरह से ये निकल जाएगी। अब यहाँ पर हमने बताया था कि जो ये रीजन हुआ करता है, ये कार्टेक्स रीजन हुआ करता है, ये मेडुला रीजन हुआ करता है। ये यहाँ पर जो ऑस्मोलरिटी हुआ करती है ऊपर की तरफ, उसकी ऑस्मोलरिटी हुआ करती है 300 ऑस्मोल पर लीटर। फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे वो 600 हो जाएगा, फिर आएंगे 900 हो जाएगा, और सबसे नीचे डीप में ये हो जाएगा 1200। ये कहाँ पर हो गया, ये जो रीजन कहलाया जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, यूनिट हमेशा यही चलेगी अपना, हम लोग इसको समझते हैं। ये जो ऑस्मोलरिटी है 300 ऑस्मोल पर लीटर, ये हमारे पूरे
बॉडी के हर पार्ट में यही पाई जाती है, यानी कि प्लाज्मा हो चाहे किसी दो सेल के बीच का स्पेस हो, हर जगह यही पाया जाएगा, यानी प्लाज्मा में यही पाया जाएगा। बाकी फिर ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, यही हमें सीखना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हमने बोला था कि ये वाटर के लिए परमिएबल होगा, लेकिन साल्ट के लिए यहाँ पर ये परमिएबल नहीं होगा। अब देखो धीरे से हम लोग यहाँ कंडीशन ये चेक करते हैं, जब यहाँ से वाटर निकला और साल्ट निकला, यानी कि साल्ट निकले, कुल मिलाकर इतना बैलेंस रहा कि यहाँ पर आते आते आइसोटोनिक कंडीशन रही आई। मतलब ना तो केवल पानी निकला ना तो केवल साल्ट निकला, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप रही, यानी आइसोटोनिक कंडीशन रही। 300 ऑस्मोल पर लीटर यहाँ भी रहा और बाहर भी रहा, यानी आइसोटोनिक कंडीशन रहेगी, आइसोटोनिक टू प्लाज्मा ऐसा बोल सकते हैं। या है ना, कौन फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट है अंदर वो प्लाज्मा की क्या है, यानी फिल्ट्रेट आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या हुआ कि वाटर रिमूव होना शुरू हो गया, जबकि साल्ट नहीं रिमूव हो रहा है। यहाँ पर आते आते क्या हो गया, जब पानी निकल जाएगा तो साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी रहेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, हाइपरटोनिक कंडीशन डेवलप हो गई, हाइपरटोनिक कंडीशन डेवलप हो गई। फिर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर जैसे जाएगा तो हमने पढ़ा था कि NaCl के लिए मूव करना शुरू कर देगा, और ऊपर जब जाएगा तो फिर भी NaCl के लिए मूव करेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस हमने बताया था। यहाँ पर पैसिव होता है, यहाँ पर एक्टिव होता है, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। देखते हैं क्यों यहाँ पैसिव ऊपर एक्टिव होता है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये कंसंट्रेशन क्या है, हाइपरटोनिक कंडीशन है। जैसे ऊपर जाएगी यानी कि 1200 ऑस्मोल पर लीटर के इंटरस्टिशियम जो कंडीशन है उससे ऊपर की तरफ जाएगी, तो हमने माना कि ये क्या हो गया 900 है। अभी यहाँ पर 1200 हो चुकी थी, देखना है ये 1200 हो चुकी थी, अब कितना हो गया यहाँ पर, माना कि ये 1200 अभी भी रहेगा, लेकिन बाहर की तरफ आने पर ऊपर क्या हो गया 900 हो रहा है। यानी कि कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा और वाटर मूव करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वाटर के लिए परमिएबल है, लेकिन परमिएबल किसके लिए, साल्ट के लिए। तो साल्ट क्या करेगा, जिधर की तरफ कम होगा उधर की तरफ मूव करे जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट मूव करेगा लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट की तरफ, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मिल गया किसको, साल्ट को, पैसिवली मूव करेगा। अब आज आ जाते हैं ऊपर, जब ऐसे ही साल्ट मूव करता रहेगा तो यानी कि वो क्या करेगा, धीरे 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 कंडीशन ये आ जाएगी कि ये साल्ट निकलने की वजह से आगे अंदर क्या हो जाएगा, साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई। यानी कि जब साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई तो अब इसका सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा साल्ट का निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब हमको NaCl को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, NaCl का यहाँ पर हाइपोटोनिक कंडीशन डेवलप करा देगा, हाइपोटोनिक कंडीशन। अब हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया, ये एसेंडिंग लिंक ऑफ हेनले लूप है ना। तो इसमें जब हमने देखा कि साल्ट सारा निकाल दिए हो, यानी कि वाटर बचेगा केवल, यानी उसकी जो कंसंट्रेशन में क्या हो गई कम, तो इसका मतलब हाइपोटोनिक कंडीशन हो गई। फिर ये हमारा DCT आ जाता है, और फिर क्या आ जाता है PCT आ जाता है, और फिर से ये क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ADH। तो क्या हो जाएगा, फिर से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर होता क्या है, जब आगे आते हैं तो यूरिया क्या करता है, यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, यहाँ से यूरिया निकलना शुरू हो जाता है, और वो यूरिया क्या करता है, ये यहाँ से आकर के फिर से यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये यूरिया का मैटर अभी छोड़ देते हैं, पहले हमें ये समझना है कि आखिर ये 300, 600, 900, 1200 ये कैसे बना, ये कैसे यहाँ पर मेडुलर रीजन में जैसे जैसे अंदर चले जाते हैं तो ऑस्मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसको ये समझना है कि माना कि यहाँ पर 300 है, पूरा 300 भरा हुआ है,
यानी कि अभी कंसंट्रेशन हमारी 1200 नहीं हुई है। देखते हैं तो हमें इसकी कंडीशन पे सारा कुछ फेस करते हैं कि ये H2O बाहर निकल रहा है और ये NaCl क्या कर रहा है, यहाँ से NaCl बाहर निकला और ये NaCl बाहर निकला। अब ये NaCl क्या करेगा, जैसे जैसे NaCl ऐसे बाहर होते चले जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, यानी कि इस NaCl के कारण यहाँ पर बढ़ती चली जाएगी। अब आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि सर वाटर भी तो निकल रहा है, तो इसके लिए एक दूसरी मैकेनिज्म शुरू होती है वासारेक्टा की। ये वासारेक्टा क्या करता है, वासारेक्टा क्या करता है, ये डीप मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आता है और वापस फिर से चला जाता है ऐसे करके। अब क्या करने आता है समझते हैं। पहली बात, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी वो भी 300 ऑस्मोल पर लीटर होगी। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देना होगा, यहाँ पे जब ये फ्लो करके आएगा, देखो यहाँ से पहले शुरू ढेर सारी चीज़ों को लेके आए थे, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों को यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करके फिल्ट्रेट करके GFR के द्वारा यहाँ पर आ गई थी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लो स्लो होगा। क्या होगा, स्लो। क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल कम होगा फ्लो करने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लो करने का रेट कम होगा। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। तो फिर जब ये आता है तो समझिएगा ये परमिएबल है, इसको कोई टेंशन नहीं है, दोनों तरफ ये परमिएबल है। और ये जो वासारेक्टा है ये परमिएबल फॉर साल्ट एंड वाटर, इसको कोई किसी से परहेज नहीं है, ये सबको बराबर रूप से रीअब्जॉर्ब करेगा, सीक्रेट आउट करेगा, जैसे कंसंट्रेशन देखेगा वैसे काम करेगा। यानी कि हेनरी लूप जैसी सिचुएशन इस पे बिल्कुल नहीं है। हेनरी लूप था कि जब डिसेंड करता था तो वाटर को रीअब्जॉर्ब करता, एसेंड करता था तो फिर NaCl को पहले पैसिव फिर बाद में एक्टिव। लेकिन यहाँ पर जब ये आएगा, अब इसकी कंडीशन को समझते हैं। जैसे ये आएगा, अपनी कंसंट्रेशन को जो 300 ऑस्मोल पर लीटर रखा है, और वो जब कंसंट्रेशन कंडीशन पे एंट्री करेगा, यानी कि 600, 900, 1200 में आएगा, तो NaCl की कंसंट्रेशन क्या बढ़ी हुई है, तो इस NaCl को यहाँ से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा इस तरह से, यानी कि जो यहाँ पर पड़े भी हुए हैं उनको भी एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। इस तरह से ये धीरे से NaCl और NaCl की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर ली जाएगी। अब क्या होगा, नीचे आते जाते यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl हो जाएगा। लेकिन जैसे ऊपर आएगा तो फिर से क्या करेगा, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन है, वो फिर से क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि ये जो NaCl है वो फिर से वापस निकलने लगेगा। लेकिन वाटर जो है वो इंटर करने लगेगा। वाटर क्या करने लगेगा, इंटर करने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हमने हाई कर दी। अब बाहर क्या हुआ कि साल्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आने पर घटती चली गई और वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई। तो वाटर के लिए और साल्ट के लिए, दोनों के लिए परमिएबल है ये वासारेक्टा। तो ये क्या करेगी, वाटर को अपने अंदर ले लेगी और साल्ट को बाहर कर देगी, अपने आप को क्या करेगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से काम कराएगी। अब आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट आप समझते हैं, ये साल्ट जो एब्जॉर्ब किया था वो यहीं का यहीं रह गया, लेकिन जो वाटर ये एब्जॉर्ब हो रहा था, जो हो सकता है ऑस्मोलरिटी मेंटेन कराने में दिक्कत हो रही हो, वो क्या करता, वो उसको भी एब्जॉर्ब करा के लेके चला गया। और जो हमारे बॉडी में वाटर की कमी होनी थी, या वाटर की कमी को जो पूरा करने के लिए वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो गया। अब आगे आ जाते हैं, ये जो हमने सिस्टम समझा कि कैसे कैसे नीचे जाने पर 1200 ऑस्मोलरिटी मेंटेन होती है, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर यूरिया भी काम करता है। यानी कि यूरिया क्या करेगा, ये कलेक्टिंग डेट से पैसिवली, अभी हमने बताया था पैसिव, उसका रीअब्जॉर्प्शन होगा और वापस यूरिया में आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये एक पूरा घूमता रहता है यूरिया, और ये दो काम करता है। एक तो पहली बात, यहाँ पर
आ करके मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, और दूसरा यहाँ से एब्जॉर्ब होकर यहाँ की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है। खैर ठीक है, हमें यूरिया के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना। और अब हम लोग को जो डिस्कस करना है वो इस बात पे डिस्कशन करना है, हाइपरटोनिक हो गया और काउंटर करंट मैकेनिज्म के। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझ लेते हैं थोड़ा सा। काउंटर करंट मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं, ये नीचे की तरफ जब आता है और ये ऊपर की तरफ जब आता है तो ये एक दूसरे को काउंटर करते हैं, तो इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये नीचे की तरफ और ये फिर ऊपर की तरफ, तो ये जो मैकेनिज्म होते हैं इनको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है ना। और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बनाए जाते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर, एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब हम इसको फिर से देखते हैं। ये जैसे जैसे आए पानी एब्जॉर्ब कर लिया, पानी एब्जॉर्ब कर लिया, यहाँ पर हाइपोटोनिक ऊपर गया तो साल्ट को निकालने में मदद किया। साल्ट जब निकल आए तो इसकी वजह से यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ने लगी और वाटर ये एब्जॉर्ब होकर के वासारेक्टर से बाहर चला गया, जिसकी वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन 1200 ऑस्मोल 900 600 अपने हिसाब से बनी रही। इसका मतलब क्या हो गया, जय बार फिल्टर होगा, जय बार यहाँ से फिल्टर क्रॉस होगा, उतनी बार यहाँ NaCl बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया है, ये काउंटर करंट जो ये वाला काउंटर करंट है किसका, सॉरी हेनले लूप का, वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करता रहेगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाता रहेगा। इसीलिए हम लोग काउंटर करंट मल्टीप्लायर में नाम लेते हैं किसका, हेनले लूप का। हेनले लूप का यानी किसकी तरह काम करता है, मल्टीप्लायर की तरह। दूसरा क्या होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर, कुछ नहीं एक्सचेंज करता है, ये कौन, वासारेक्टर। ये क्या करेगा, एक NaCl यहाँ लेगा, फिर एक्सचेंज करके NaCl को बाहर कर देगा, लेगा फिर बाहर करेगा, तो एक्सचेंज करता रहता है, बस बदलता रहता है। तो इसको बोलते हैं क्या, ये हो गया वासारेक्टर, वासारेक्टर हो गया। अब इसमें हमें क्या समझना है, ये वासारेक्टर ये मदद करता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में मदद करता है, मेन काम हेनले लूप का होता है। तो इस तरह से हमने इसको पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट से, हम लोग जो हमने सीखा है। आ जाते हैं, इतने क्वेश्चंस को हमको करने हैं। इसमें पहला क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ हेयर पिन लूप इन कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब पहली बात है यहाँ पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को देखना होगा। तो क्या हुआ करता है, जिस दिन हमने पिछले वीडियो पे जब हमने सीखा था तो हमने बताया था कि अगर ये ऊपर हमने कॉर्टेक्स रीजन दिखाया है, ये मेडुलरी पिरामिड है, और इस तरह से हमने बताया था कि यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट होती है और यहाँ पर इस तरह से एक ये नेफ्रॉन हुआ करती है, एक हमारे पास मान लिया ये नेफ्रॉन है, ये ऐसे नेफ्रॉन है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें ढेर सारी नेफ्रॉन जुड़ी होती हैं। तो जो पहली वाली नेफ्रॉन है इसको क्या बोला गया था, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये जो डीप मेडुला तक चली जाती है उसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब अगर हमने देखा कि ये डीप मेडुलरी जो नेफ्रॉन हुआ करते हैं, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी हमने बताया ये भी 1200 900
फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाता है 600, ठीक है ना, इसके बाद ऊपर होता है 300। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो ये सेगमेंट है ये 600 आस्मोल पर लीटर वाला है, और ये जो सेगमेंट है ये 1200 आस्मोल पर लीटर वाला है। डीप मेडुला, अब यहाँ पर जो टर्म यूज के हेयर पिन लूप, तो हेयर पिन लूप ये हुआ करता है ये, तो इस रीजन को बोला जाता है हेयर पिन लूप। ये जो रीजन होते हैं इनको बोलते हैं हेयर पिन लूप। इस लूप में कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर 600 है, यहाँ पर कितनी है 1200 है, तो इसलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जो आंसर होता है वो 600 जाता है, और जो इसमें जाता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में 1200 आस्मोल पर लीटर जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हम लोग अगले क्वेश्चन पे, काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच नेफ्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट है। काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए हमने बताया कि पहली बात काउंटर करंट मैकेनिज्म, और जिसके पास हेनरी लूप ज़्यादा होगा उसके पास वासा रेक्टा भी क्या होगा, अंदर तक जा रहेगा। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन और हमने जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में डिफरेंस बताया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1200 तक कौन सा जा रहा है, वो जा रहा है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। इसलिए जो मेन काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रोड्यूस करेगा वो कौन करेगा, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्मोलैरिटी ऑफ द यूरिन कितनी होती है, हमने बोला था कलेक्टिंग डक्ट के बाद जो फर्दर निकलता है वो अब उसके बाद ना तो सिक्रीशन होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसका मतलब है कि जो यूरिन बनेगा वो कितना होगा, 1200 आस्मोल पर लीटर। ये हो गया इसकी कंसंट्रेशन हो गई, तो ये कितना हो गया, ये यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी बता देंगे। फैकल्टेटिव कंडीशन रेब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन विच सेगमेंट, अभी तो थ्योरी में हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था। क्या बताएंगे हम लोग, जो फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन है यानी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है वो हम एडीएच में देखते हैं, सॉरी एडीएच के द्वारा देखते हैं, है ना, बाई एडीएच। दूसरा और कहाँ पर होता है, तो पहली बात ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होता है, सीटी कलेक्टिंग डक्ट। लेकिन ये ध्यान रखना है कि डीसीटी अगर केवल आंसर देना हो, इनमें से एक देना हो तो बेस्ट ये होगा, अगर दोनों है तो बेस्ट दोनों हो जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना होगा कि डीसीटी और सीटी दोनों होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट दोनों होते हैं, और हम ऑप्शन के हिसाब से आंसर देंगे। फिर इसके बाद आता था एडीएस वर्क ऑन विच सेगमेंट, तो ये बताया था कि एडीएस दोनों में वर्क करेगा, एक टिक करना हो तो डीसीटी टिक करना होगा। डाइल्यूटिंग सेगमेंट कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट है डाइल्यूटिंग सेगमेंट। अभी हमने हेनरी लूप पूरा बनाया था, हेनरी लूप हमने बनाया था तो उसमें बताया था कि जब ये पीसीटी नीचे आता है हेनरी लूप के रूप में, और फिर इसे ये डीसीटी निकल जाता है, कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है, तो हमने बोला था कि यहाँ से पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है एनएसीएल का, और फिर हमने बताया था यहाँ पर एनएसीएल जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक कंडीशन आ जाती है। तो हाइपोटोनिक का मतलब जो ये सेगमेंट है ये क्या करा रहा है, डाइल्यूटिंग करा रहा है। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया कि इस वाले सेगमेंट में, अच्छा एक होता है थिन, अभी हमने फिगर बनाया था ये थिन होता है, और ये ऊपर जाके ये फिर क्या होता है, थिक हो जाता है। तो जो थिक सेगमेंट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा, वो क्या कराएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएगा। इसका मतलब जो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनरी लूप है उसका थिक पार्ट यानी थिक एसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनरी लूप वो क्या कराएगा, वाटर को एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करा लेगा, जिसकी वजह से ये सेगमेंट में डाइल्यूशन शुरू हो जाएगा, इसलिए हाइपोटोनिक कंडीशन आ जाती है, इसलिए इसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोलते हैं। तो ये हमें आंसर देना होगा, क्या डाइल्यूटिंग सेगमेंट कौन होगा यहाँ पर आंसर इस तरह से लिखते हैं, एसेंडिंग थिक बोल दो, थिक एसेंडिंग हेनले लूप, ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे आ जाते हैं, हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम फॉर्म बाई। हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि जो 1200 आस्मोल पर लीटर को गेन करा दे, तो इसमें सबसे अच्छा आंसर होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट
मैकेनिज्म, और ये दो प्रोड्यूस करती हैं। एक होता है हेनरी लूप के द्वारा, हेनरी लूप के द्वारा, एक होता है वासा रेक्टा के द्वारा। और अगर एक इसमें टिक करना हो तो हमें पता है कि हेनरी लूप ज़्यादा बेटर काम करता है वासा रेक्टा से, तो इसलिए हेनरी लूप मोस्ट करेक्ट आंसर होगा। और दोनों भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, ये फिर से ऑप्शन देख के काम करना होगा। हालांकि काउंटर करंट मैकेनिज्म ज़्यादातर पूछा गया है। फिर आगे आ जाते हैं, इफ़ वासा रेक्टा गोज स्ट्रेट देन व्हाट विल बी हैपन। अगर ये यहाँ से हमने बताया था वासा रेक्टा आती है, वो भी टर्न हो करके ऐसे चली जाती है, अगर बाई द वे ये स्ट्रेट चली जाए ऐसे, तो क्या होगा, इसका मतलब वो NaCl जो लेके है वो नीचे चली जाएगी। इसका मतलब जो साल्ट हैं वो रिमूव हो जाएंगे कहाँ से, मेडुलरी इंटरस्टिशियम से। तो क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ, इसका आंसर दे देते हैं रिमूवल ऑफ साल्ट, ठीक है ना, फ्रॉम मेडुलरी इंटरस्टिशियम, ठीक है। तो फिर इसका आयनिक एंड एसिड बैलेंस हमने बताया था कि जो सिक्रीशन के द्वारा होता है, सिक्रीशन ऑफ K+H+ और यूरिया, कहाँ पर, इन रीजन, पहले हमने बताया था PCT में, दूसरा हमने बताया था DCT में, और तीसरा हमने बताया था कलेक्टिंग डक्ट में। तो इतने जो है रीजन हुआ करते हैं जो कि सिक्रीशन करा करके आयनिक या एसिड बेस बैलेंस कराते हैं, pH बैलेंस कराते हैं। इतने क्वेश्चन हमको याद रखने हैं, ठीक है। थैंक यू।